हेलो मित्रों, नमस्कार। संस्कार एकेडमी पीपला के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार। तो मित्रों देखो, जैसे कि हम साइंस में बायोलॉजी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी के अंदर भी हमने सबसे पहले पाचन तंत्र प्रारंभ किया है। पाचन तंत्र की पिछली 2 वीडियो हम देख चुके हैं और पाचन तंत्र के कौन कौन से अंग, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारी वो 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो कृपया हमारे चैनल की इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 वीडियो के लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए, आमाशय के बाद हम बात करते हैं किसकी? छोटी आंत की। तो देखो, आमाशय में भोजन सबसे पहले तो किस रूप में पहुँचता था? बोलस के रूप में। और आमाशय में भोजन पचने के बाद वो बन जाता है, कायम बन जाता है। क्या है? कायम। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं छोटी आंत, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं इंग्लिश में। अब नाम इसका छोटी आंत है, लेकिन इसकी जो लंबाई है वह बड़ी आंत से ज़्यादा होती है। लेकिन छोटी आंत की जो चौड़ाई, जो व्यास है, वह छोटा होता है बड़ी आंत से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? छोटी आंत कहते हैं। यानी कि सबसे पहली बात तो छोटी आंत के अंदर ये की है क्या, कि छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से ज़्यादा होती है, लेकिन इसका व्यास यानी कि चौड़ाई बड़ी आंत से कम होती है। अगली बात है कि फिर छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई लगभग 20 फीट होती है। अब कुछ लोग तो कहेंगे कि 20 फीट के तो हम खुद भी नहीं हैं और हमारी छोटी आंत की लंबाई 20 फीट। तो देखिए, ये हमारे आमाशय से नीचे इसका एक गुच्छा बना हुआ रहता है। आप देख सकते हैं चित्र में गुच्छा बना रहता है, तो वही क्या होती है? छोटी आंत होती है। अब छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है ग्रहणी, जिसे हम बोलते हैं ड्यूडेनम। दूसरा होता है मध्यांत्र, जिसे बोलते हैं जेजिनम। तीसरा भाग होता है क्षुधांत्र, जिसे बोलते हैं इलियम। तो तीनों पार्ट्स आपको याद रखने हैं, ग्रहणी, मध्यांत्र और क्षुधांत्र। अब देखो, सबसे पहले बात आती है कि हमारे भोजन का पाचन हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा पाचन, और पाचन के अंदर भी क्या? अवशोषण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? हमारी छोटी आंत में होता है। यानी कि छोटी आंत के अंदर सर्वाधिक पाचन की प्रक्रिया ग्रहणी में होती है। छोटी आंत में भी कौन से भाग में? ग्रहणी में होती है। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग भी क्या होता है? ग्रहणी होती है। और सर्वाधिक पाचन की प्रक्रिया, अवशोषण कहाँ हो रहा है? सबसे ज़्यादा छोटी आंत के अंदर होता है। इसके अलावा बात करते हैं कि छोटी आंत में एक गॉबलेट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये गॉबलेट कोशिकाएं क्या करती हैं? श्लेष्मा का स्राव करती हैं। श्लेष्मा वही चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि भोजन को आगे बढ़ने में सहायता करता है, और यह श्लेष्मा आंत्ररस के साथ मिलकर सक्कस एंटेरिक का निर्माण करता है, जो कि एक प्रकार का एंजाइम होता है, का निर्माण होता है। अब बात आती है कि छोटी आंत में, जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहले मुंह में हमारे लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसके अलावा ग्रसनी और ग्रसिका में कोई ग्रंथि नहीं होती, इसलिए वहाँ कोई पाचन प्रक्रिया भी नहीं होती। फिर तीसरी बात की थी आमाशय में। आमाशय में जठर ग्रंथियाँ थीं, और उन जठर ग्रंथियों में 3 प्रकार की कोशिका हमने पढ़ी थी। पहली थी श्लेष्मा कोशिका, दूसरी थी ऑक्जेंटिक कोशिका और तीसरी थी पेप्टिक कोशिका। तीनों से अलग अलग प्रकार के स्राव हो रहे थे। अब आमाशय के बाद बात करते हैं छोटी आंत। तो छोटी आंत में 2 जगह से स्राव आते हैं। कौन कौन से? एक होता है अग्नाशय रस और एक होता है पित्तरस। पित्तरस को बाइल जूस इंग्लिश में कहते हैं। अग्नाशय पैंक्रियाज ग्रंथि से निकलने वाले रस होते हैं। अब देखो, बात आती है कि ये अग्नाशय रस कहाँ से आ रहा है? अग्नाशय रस, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अग्नाशय ग्रंथि में से जो स्राव होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? अग्नाशय रस। और पित्तरस, अब सबसे पहली बात तो कन्फ्यूजन यही होता है कि पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है? पित्तरस का स्राव होता है लीवर से, वो आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं अग्नाशय रस। अग्नाशय रस क्या होते हैं? अग्नाशय ग्रंथि से, कौन सी ग्रंथि से? अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाले रस क्या होते हैं? अग्नाशय रस कहलाते हैं। अब अग्नाशय रस जो होता है हमारे शरीर का सबसे शक्तिशाली रस होता है। क्यों? क्योंकि ये सर्वाधिक पाचन की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। सबसे ज़्यादा एंजाइम्स जो कि हमारे भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, वो कहाँ से निकलते हैं? अग्नाशय ग्रंथि से निकलते हैं। अतः कह सकते हैं कि सबसे शक्तिशाली रस जो हमारे शरीर का है वह कौन सा है? अग्नाशय रस।
इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं, यानी कि पूरी तरह से भोजन को पचा देता है लगभग। कौन सा रस? अग्नाशय रस। अब देखो अग्नाशय रस, अग्नाशय ग्रंथि से कौन कौन से रस निकलते हैं? एग्जाम में क्वेश्चंस इन्हीं एंजाइम्स के ये रस जो होते हैं क्या होते हैं? एक तरह के एंजाइम होते हैं, और एंजाइम होते हैं हमारे जैव रासायनिक उत्प्रेरक। एंजाइम्स को हम क्या कह सकते हैं? जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे भोजन की पाचन प्रक्रिया में सहायता करते हैं। अब देखो अग्नाशय ग्रंथि से कौन कौन से रस निकलते हैं, उनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहला है ट्रिप्सिन, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है ट्रिप्सिन। पा रहा है, कल मैंने बताया था एक प्रोटीन के पाचन में पेप्सिन। अब देखो ट्रिप्सिन, ये भी प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, और प्रोटीन को किस में तोड़ देता है? डाइपेप्टाइड में। यानी कि ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम है वह प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में तोड़ने का कार्य करता है, तब जाकर हमारा शरीर प्रोटीन का पाचन या अवशोषण कर पाता है। अगला एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज कल जैसा कि बताया था मैंने गैस्ट्रिक लाइपेज, वही वसा के पाचन में काम आता है। यानी कि लाइपेज जो एंजाइम है वह वसा को वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ने का कार्य करता है। लाइपेज क्या करता है? वसा को वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तीसरा है सुक्रेज। सुक्रेज नाम का एंजाइम क्या करता है? जैसा नाम से ही पता पड़ रहा है सुक्रेज, इसमें क्या आ रहा है? ये सुक्रेज को यानी सुक्रोज जिसे हम क्या बोलते हैं? टेबल शुगर भी कहते हैं। एग्जाम में पूछे कि टेबल शुगर क्या है, तो वो क्या होती है? सुक्रोज। अब ये सुक्रोज किस किस में टूटेगी? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, जो हम घरों में प्रयोग करते हैं ना चीनी, वही होती है सुक्रोज। अब ये सुक्रोज को सुक्रेज नाम का एंजाइम ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। ध्यान रखना फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज जो है ये सबसे मीठी शर्करा है। फ्रक्टोज जो है सबसे मीठी शर्करा है। अभी यूपी टेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? वो होती है फ्रक्टोज। ये पाई किस में जाती है? फ्रक्टोज पाई जाती है फलों में और शहद में। फलों और शहद में कौन सी शर्करा होती है? फ्रक्टोज। सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज। आगे बात करते हैं माल्टेज। माल्टेज नाम का एंजाइम क्या करता है? माल्टेज में माल ही माल यानी ग्लूकोज। हमारे शरीर में सर्वाधिक जो हमारे शरीर के लिए हम तुरंत फुर्ती प्रदान करने के लिए ग्लूकोज पीते हैं, तो ग्लूकोज एक हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। अब जो माल्टेज है वह माल्टोज को किसमें? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में ही तोड़ता है। यानी माल्टेज नाम का जो एंजाइम है वह माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में ही तोड़ता है। अगला है लैक्टेज। ये क्या करेगा? लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ने का कार्य करता है। कौन? लैक्टेज। तो देखिए ये है छोटी आंत के अंदर चल रहा है अग्नाशय रस। आगे आप पढ़ेंगे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो मित्रों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो देखिए अगला है अग्नाशय रस में पहला, अगला है न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज का काम क्या है? न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड में बदलता है। यानी पहला काम तो क्या है न्यूक्लियोएज का? यह न्यूक्लिक अम्ल को पहले बदलता है किसमें? न्यूक्लियोटाइड में, और फिर न्यूक्लियोटाइड बदलता है किसमें? आगे चलकर न्यूक्लियोसाइड में। तो ये हमारे प्रमुख अग्नाशय रस हो गए, जैसे कि लाइपेज है, ट्रिप्सिन है, और माल्टेज है, सुक्रेज है। ये सब क्या है? अग्नाशय के रस हैं। अब देखो बात आती है पित्तरस की। पित्तरस को थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे जब हम पूरा यकृत चैप्टर पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो अगला अंग है हमारे पाचन का वह है बड़ी आंत। अब देखो छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया हो गई, सबसे ज़्यादा पाचन हो गया छोटी आंत में। इसके बाद जो हमारा जो भोजन है वह एक तरह से अपचित भोजन हो मतलब उसमें से काम की चीज़ें जो होती हैं, जो पाचक चीज़ें जो होती हैं, उनको छोटी आंत में अवशोषित या पाचित कर लिया जाता है। इसके बाद जो अपशिष्ट बचता है उसे क्या बोलते हैं? कायल। और ये कायल कहाँ प्रवेश करता है? बड़ी आंत में। पहला बताया था मैंने कि आमाशय में भोजन किस रूप में प्रवेश करता है? बोलस के रूप में, और छोटी आंत में कायम के रूप में, और बड़ी आंत में कायल के रूप में प्रवेश करता है। यहाँ तक बात समझ में आई? आगे देखिए
कि जो बड़ी आंत में जो भोजन पहुंच रहा है वो ज़्यादातर अपशिष्ट ही होता है। केवल उसमें दो ही चीज़ें होती हैं, जल और खनिज लवण, उन्हीं का अवशोषण होता है। इसके बाद बचा कुचा जो भोजन है वह पूरी तरह से अपशिष्ट बन जाता है। तो देखिए बड़ी आंत, सबसे पहले वाली बड़ी बात तो यही है कि बड़ी आंत की जो लंबाई है वह छोटी आंत से कम होती है और इसका जो व्यास है यानी चौड़ाई वह ज़्यादा होती है किससे? छोटी आंत से। तो ये बड़ी आंत क्यों है बड़ी? क्योंकि इसका जो व्यास है वह बड़ी छोटी आंत से क्या होता है? ज़्यादा होता है। आगे बात करते हैं कि बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। जैसे छोटी आंत के 3 भाग पढ़े हमने, गृहिणी, मध्यांत्र और क्षुधांत्र। इसी तरह बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं। पहला भाग है अंधनाल जिसे सीकम कहते हैं, दूसरा है बृहदांत्र जिसे कोलन कहते हैं, तीसरा भाग है मलाशय जिसे रेक्टम बोलते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि बड़ी आंत में कोई भी पाचक ग्रंथि नहीं होती है, अतः यहाँ पर किसी भी प्रकार की पाचन प्रक्रिया नहीं होती है। इसके अलावा और कहाँ नहीं हुआ था पाचन? ग्रसनी और ग्रसिका में नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ भी कोई पाचन ग्रंथि नहीं थी। पर यहाँ केवल क्या होता है? केवल अवशोषण की प्रक्रिया होती है। और किस किस चीज़ का अवशोषण होता है? जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है हमारे बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत का केवल इतना सा काम है कि यहाँ जो अपशिष्ट आ रहा है छोटी आंत में से, उसमें से जल और खनिज लवण का अवशोषण करके बचा कुचा जो है वो पूरी तरह से अपशिष्ट बन जाता है और उसको मलाशय में भेज दिया जाता है। और इसके बाद मलाशय के द्वारा हम उसके गुदा द्वारा उसको बाहर कर देते हैं। तो ये हमारा पाचन तंत्र है। अब देखो एक चीज़ आती है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जैसे कि सुना होगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाते हैं लोग। अपेंडिक्स कुछ नहीं है, हमारी जो बड़ी आंत की प्रारंभिक भाग है उसके भाग की थोड़ी सी लंबाई बढ़ जाती है। तो वो लंबाई बढ़ने के कारण हमें दर्द का अनुभव होता है। तो अपेंडिक्स को हम ऑपरेशन के द्वारा हटवाते हैं, नस को काट दिया जाता है, इसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहते हैं। तो ये पूरी तरह से क्या है? अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स वर्तमान में क्या है? अवशेषी अंग है। इसका कोई हमारे शरीर में कोई महत्व नहीं है। लेकिन खरगोश जो होता है, खरगोश की अपेंडिक्स में सेलुलोज का पाचन होता है। सेलुलोज का पाचन खरगोश में कहाँ होता है? अपेंडिक्स में होता है। हमारे लिए तो अपेंडिक्स क्या है? अवशेषी अंग है, लेकिन खरगोश के लिए क्या है? महत्वपूर्ण अंग है। आगे देखिए बात करते हैं जो पित्तरस मैंने छोड़ दिया था छोटी आंत में। अब वो पित्तरस बनता कहाँ है उसके बारे में पढ़ने से पहले हमको पहले यकृत यानी कि लीवर जिसे हम जिगर कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करना होगा। लीवर जो होती है हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण बहिस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि इस लीवर के द्वारा ही पित्त रस का स्राव होता है। तो देखिए लीवर के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो यह है, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग होता है। सबसे बड़ा आंतरिक भाग शरीर का कौन सा होता है? लीवर होता है। और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो उसका नाम है लीवर। और यह किस प्रकार की ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि है। इससे पहले मैंने आपको बताई थी अग्नाशय ग्रंथि, वो एक मिश्रित ग्रंथि थी, वह अंतःस्रावी ग्रंथि भी थी और बहिस्रावी ग्रंथि भी थी। इसके अलावा जो यकृत का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है एक ये भी है, सर्वाधिक पुनरुद्भवन क्षमता यानी रीजेनरेशन पावर किसकी होती है? लीवर की होती है। यानी अपने आप को दोबारा से पहले जैसी स्थिति में लाने की क्षमता सर्वाधिक किस में होती है? लीवर के अंतर्गत होती है। तो ये आपको याद रखना है कि यकृत में सर्वाधिक पुनरुद्भवन क्षमता यानी रीजेनरेशन पावर किसकी होती है? सबसे ज़्यादा लीवर की होती है। और लीवर में कौन कौन सी कोशिकाएँ होती हैं? हेपेटोसाइट और कूफर सेल्स पाई जाती हैं। लीवर में कौन कौन सी कोशिकाएँ? हेपेटोसाइट और कूफर सेल्स पाए जाते हैं। मित्रों ये कल एक मिस्टेक हुई थी, HCl अम्ल, जो कि मैंने गलती से आपको भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता बता दिया था, वो गलती से लिख गया था। HCl अम्ल भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। लीवर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, आप तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो देखिए मित्रों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे है लीवर। लीवर जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, सर्वाधिक रीजनरेशन पावर पाई जाती है, शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और यकृत में कौन कौन सी कोशिकाएं, कूपर सेल्स और हेपेटोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। आगे देखिए यकृत के कार्य क्या हैं। यकृत जो कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसके क्या क्या कार्य हैं हमारे पाचन में, वो सब हम देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है, यह भोजन का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में करता है। हम जो भोजन करते हैं उसका संग्रहण करता है किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। अगली है, यह आर्निथीन चक्र की सहायता से, कौन सा चक्र, आर्निथीन चक्र की सहायता से अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। अमोनिया को, अमोनिया एक हानिकारक तत्व है जो कि जलीय जीवों में ज़्यादातर पाया जाता है। अमोनिया को यह किसे बदलता है, यूरिया में, और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। अमोनिया एक हानिकारक पदार्थ है, इसको यह यूरिया में बदलता है कौन, यकृत। अगला है यह अमीनो अम्ल, जो कि अमीनो अम्लों का निर्माण किससे हो रहा है, प्रोटीन से हो रहा है। तो प्रोटीन से अमीनो अम्ल बने, और अमीनो अम्लों को यकृत किसे बदलता है, ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लूकोज का पाचन हमारे शरीर में आसानी से हो जाता है, इसलिए ज़्यादातर चीज़ों को या शर्कराओं को हम ग्लूकोज के रूप में ही पाचित कर सकते हैं। अगला है यह वसा में घुलनशील विटामिन ADE के। विटामिन दो प्रकार की होती हैं, एक होती है वसा में घुलनशील, एक होती है जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं, ADE और K। जबकि जल में घुलनशील कौन कौन सी हो जाएंगी, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हो जाएंगी, B और C। याद रखना है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी, ADE K, और जल में घुलनशील B और C। यह यकृत क्या करता है, जो वसा में घुलने वाले विटामिन है उनका संश्लेषण करता है। अगला कार्य क्या है, लीवर हिपेरिन नाम का एक प्रतिस्कंदक कारक पदार्थ होता है, जो कि हमारे रक्त के थक्का जमावने में सहायता करता है। प्रतिस्कंदक कारक पदार्थ है कौन, हिपेरिन। हिपेरिन का स्राव कहाँ से होता है, लीवर में से होता है, और उसका काम क्या है, हिपेरिन का रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। अगला है पित्तरस का स्राव। पित्तरस का स्राव भी कहाँ से होता है, लीवर से होता है। इम्पोर्टेंट चीज़, पित्तरस का स्राव लीवर से होता है। अब पित्तरस के क्या कार्य है वो देख लेते हैं। पित्तरस जिसे बाइल जूस कहते हैं, इस पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, क्योंकि पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं है। अगली बात है, पित्तरस भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। भोजन को क्षारीय माध्यम कौन प्रदान कर रहा है, पित्तरस। क्यों, क्योंकि पित्तरस का जो pH मान होता है वो होता है 8 से 8.4। हम जानते हैं कि pH मान अगर 1 से लेकर 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा है तो वह क्षारीय होगा, और अगर 7 है तो वो क्या होगा, उदासीन होगा। जबकि मैंने बताया था, कल गलती से बता गया था, अम्ल HCl अम्ल जो कि आमाशय में बन रहा था, वह भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। और क्षारीय माध्यम कौन प्रदान करेगा, यह पित्तरस प्रदान करेगा। और पित्तरस में पित्त लवण और पित्त वर्णक पाए जाते हैं। पित्त लवण और पित्त वर्णक पाए जाते हैं। और पित्त लवण का काम क्या है, पायसीकरण का काम करता है। पायसीकरण क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि हम भोजन के अवयव होते हैं, वसा, विटामिन, ये सब। तो पित्त एमल्सीकरण क्या है, वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पायसीकरण कहलाता है। और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, वसा को वसीय अम्ल में कौन तोड़ता है, लाइपेज एंजाइम तोड़ता है। यानी कि जो लाइपेज एंजाइम है वो वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है लाइपेज एंजाइम। अब जैसे कि बात करें पित्त वर्णक, पित्त वर्णक कौन कौन से होते हैं, एक होता है बिलरुबिन और एक होता है बिलवर्डिन। ये दोनों याद रखने हैं, बिलरुबिन और बिलवर्डिन। अगर इन दोनों वर्णकों की मात्रा बढ़ जाए तो हमें पीलिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, पीलिया रोग।
अब देखो ये होगा यकृत। यकृत के कौन कौन से रोग हो सकते हैं? यकृत के अंदर 3 प्रकार के रोग होते हैं मुख्यतः। पहला है यकृत सिरोसिस। यकृत सिरोसिस जो रोग होता है वो होता है एल्कोहल का सेवन करने से। एल्कोहल का जब अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो हमारा यकृत क्षतिग्रस्त हो जाता है और उस रोग का नाम क्या है? यकृत सिरोसिस। दूसरा रोग है पीलिया रोग। पीलिया रोग जो होता है दूषित जल और भोजन का सेवन करने से पीलिया रोग होता है। तीसरा है हेपेटाइटिस रोग। हेपेटाइटिस जो कि एक हेपेना वायरस से होता है, यह एक वायरस जनित रोग है। तो मित्रों ये हमारा आज कंप्लीट होता है मानव शरीर का पहला तंत्र, जिसका नाम क्या है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के हमने भाग अंग पढ़े। पाचन तंत्र मुख्यतः एक आहार नाल होता है। आहार नाल के अंदर हमने सबसे पहले मुख गुहा पढ़ी। मुख गुहा के अंदर हमने दांतों के प्रकार पढ़े। इसके बाद हमने ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, आमाशय के बाद क्रम से हमने छोटी आंत, बड़ी आंत, अपेंडिक्स को पढ़ा। तो देखिए ये सब पूरा एक आहार नाल के भाग थे। यानी कि हमारे शरीर की पूरी पाचन प्रक्रिया एक नाल, जिसे आहार नाल कहते हैं, उसमें संपन्न होती है। और सर्वाधिक पाचन की प्रक्रिया या अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। और अवशोषण की प्रक्रिया जो होती है वह छोटी आंत में भी होती है और बड़ी आंत में केवल जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। इसके अलावा मित्रों एक चीज़ और आप याद रखना कि जो हम औषधियाँ लेते हैं, दवाइयाँ जो खाते हैं, उनका पाचन हमारे मुख में ही हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पाचन तंत्र आपको इतना ब्रीफली पढ़ाया गया है कि आपका एग्जाम में कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं रह पाएगा। आप इन चीज़ों के अच्छे से नोट्स बनाइए और ठीक से पढ़िए। आगे हम वीडियो किसी नए तंत्र को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।